हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम करेंगे ट्रांसलेशन। तो अगर आपने ओल्ड क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सारी क्लासेस देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये अब ट्रांसलेशन का जो ये लास्ट पार्ट है, फिर उसके बाद हमारा ये जो सारा जो हमारा शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन है, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। तो देखिए, ट्रांसलेशन में हमें सबसे पहले हम यहाँ पर पहले मैं आपको ना इसकी जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो पढ़ाऊँगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। फिर उसके बाद हम जो मेन प्रोसेस है ना लास्ट में हम उसमें पहुँचेंगे। पहले हम इसका मेन जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन में क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में जो होता है शाइल डालगैनो सीक्वेंस होता है, शाइन डालगैनो सीक्वेंस होता है, और यूकैरियोट्स में होता है कोज़ैक सीक्वेंस। तो ये डिफरेंस है। शाइन या डालगैनो सीक्वेंस जो है वो CCU GC ऐसे कुछ होता है, और ये जो है यूकैरियोटिक का जो सीक्वेंस है प्रोकैरियोटिक कोज़ैक वाला, वो AUG ऐसे रिपीट्स उसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए RNN AUG है ना, AUG रिपीट्स मिलते हैं। और ये शाइन डायग्राम सीक्वेंस होता है, ये सिक्स नहीं सॉरी, ये बेस पेयर विद किससे बेस पेयर करता है, 16S RRNA से ये बेस पेयरिंग करता है। और जो कोजेक सीक्वेंसेस है ये हमारा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है फॉर प्रोसेस ऑफ चार्ज टीआरएनए सीक्वेंसेस। किसके लिए, जो चार्ज टीआरएनए का जो प्रोसेस है ना उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ चार्ज टीआरएनए रिक्वायरमेंट। किसके लिए, जो चार्ज टीआरएनए है उसके लिए ये सब रिक्वायरमेंट होते हैं। इफ़ नो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन हाउ मेनी ORF इन वन। अगर कोई स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन नहीं है, ये क्वेश्चन है एक प्रकार का। तो थ्री उसमें क्या कहते हैं जो है मिलते हैं mRNA। हाउ मेनी ORF, 3 ORF उसमें मिलेंगे। इफ़ प्रोटीन इज़ 131 अमाइनो एसिड हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इज़ देयर। तो 131 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 393, प्लस इसमें हमें 3 स्टॉप कोडन्स भी जोड़ने होते हैं, तो 396 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आप इसको कर सकते हैं, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेते हैं सेक्शन बी वगैरह में। अब हम पढ़ेंगे आगे आगे का प्रोसेस क्या है जो टीआरएनए का है। ये देखिए, इसमें क्या होता है, पहले टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए इसमें चार्ज होता है, टीआरएनए मेच्योर टीआरएनए ऐसा ऐसा कोई क्लोवर ली शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। और यहाँ पे 3-OH एंड होता है, ये होता है 5 एंड। 3 एंड है, 3-OH एंड, वहाँ पे RNase D प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे RNase P प्रेजेंट होता है, RNase P प्रेजेंट होता है। फिर इसमें CCA जुड़ रहा है, CCA जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, 3 डैश में 3 डैश एंड है, वहाँ पे CCA ऐसे जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं मेच्योर टीआरएनए। इसको ना मेच्योर टीआरएनए बोलते हैं। स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। मेच्योर टीआरएनए इज 70 to 90 राइबोन्यूक्लियोटाइड का ये लेंथ में होता है ना। ये इसकी लेंथ है। और अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इफ़ लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 333 हाउ मैनी कैन कोड अमाइनो एसिड कैन कोड। 333 इसकी लेंथ है न्यूक्लियोटाइड की, तो कितने अमाइनो एसिड्स को ये कोड करेगा। तो बेसिकली 333 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो होगा 111 आएगा आंसर। 111 में से 1 माइनस करेंगे तो 110 आएगा। तो इतने अमाइनो एसिड्स को कोड ये करेगा, एक को हमने माइनस कर दिया है, फिर हमारा आंसर आ गया है। प्रोसेसिंग की अगर यहाँ बात करें, ये प्रोसेसिंग है, बेसिकली इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये हमारा मेच्योर टीआरएनए बन रहा है। प्रोसेसिंग में क्या जुड़ रहा है, CCA जुड़ रहा है, एडिशन हो रही है, CCA की एडिशन हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सेप्टर स्टेम उसमें ऐसा यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर स्टेम। जो ऊपर वाली जो स्टेम होती है इसको एक्सेप्टर स्टेम बोलते हैं, और ये वाली जो लूप है, जो 5 डैश लूप है उसको एक्सेप्टर स्टेम बोलते हैं। जो 3 डिस्क्रिमिनेटर लूप है, जो CCA है, ये डिस्क्रिमिनेटर लूप है। ये टेल अस विच अमाइनो एसिड कम, कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, उससे ये हमें वो बताता है कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। ये है टी सी आर्म जो है, ये TC आर्म है, ये क्या करती है, TC आर्म की GTP CG सीक्वेंस जो है वो पता लगता है, इसे GPT सीक्वेंस होता है इसके पास, GTP CG सीक्वेंस होता है। राइबोसोम रिकॉग्निशन करने में ये मदद करता है, राइबोसोम की रिकॉग्निशन करने में। टीआरएनए सिंथेज जो है वो
प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी उसके पास होती है। 2 प्रकार की उसके पास पॉकेट्स होती हैं, एक कैटालिटिक पॉकेट होती है, एक होती है एडिटिंग पॉकेट। ये हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। अभी देखते हैं, अभी ये देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा क्लोवर लीफ शेप का जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, ये टीआरएनए की ट्रांसफ़र आरएनए, यही आगे एमआरएनए से वो फिर यही आगे हमारा आगे का जो ट्रांसलेशन का काम है ना, ये टीआरएनए के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे डीएचयू लूप है जो क्या करती है, अमाइनो एसिड के रिकॉग्निशन को करती है। अमाइनो एसिड को जो है कैसे कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगी डीएचयू लूप। और टी, ये जो टर्क, ये जो है ये वाला साइन साई वाला, टी साई सी जो है, ये क्या है, R1 जो है ये जीटीपी किससे मतलब ये राइबोसोम की रिकॉग्निशन करती है, राइबोसोम की रिकॉग्निशन करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे राइबोसोम की रिकॉग्निशन होगी, यहाँ पे होगी अमीनो एसिड की रिकॉग्निशन। और ये एंटीकोडन लूप है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करता है। इसके पास कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उससे ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो यहाँ पे टीआरएनए सिंथेज जो एंजाइम है उसके बाद 2 क्या कहते हैं एक्टिविटी है, 2 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में 2 कैटालिटिक, एक कैटालिटिक की पॉकेट है, एक है एडिटिंग पॉकेट। एडिटिंग पॉकेट मदद करती है कि सही अमाइनो एसिड जो है वहाँ पर लगेगा टीआरएनए पर सही अमाइनो एसिड जो है वो लगेगा। गलती से 10⁻³ अमाइनो एसिड जो अगर हो जाए तो इतनी कितनी गलती देखने को मिलती है, जो इसकी में कितनी गलती है, 10⁻³ हज़ार अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड अगर कभी कभी गड़बड़ देखने को मिल जाती है, ऐसा मतलब है। एग्जांपल देखिए, टायरोसिन विद एक्स्ट्रा OH, फिनाइल एनानिन। जैसे अगर कभी ऐसा होगा, टायरोसिन जो है वो एक्स्ट्रा OH के साथ हो गया और फिनाइल एनानिन के साथ हो गया। आइसोलिसिन विद एक्स्ट्रा CH2 एंड वेलिन, आइसोलिसिन और वेलिन जो एक्स्ट्रा CH2 के साथ हो गया। और 35 TRNA प्रेजेंट फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। ये अब हम यहाँ पे ना इसका चार्जिंग का प्रोसेस है ना, उसका हम जो है डिटेल में वो देखते हैं कि चार्जिंग कैसे होती है, टीआरएनए की चार्जिंग कैसे होती है। तो अमाइनो एसिड यहाँ पे 2 स्टेप होता है। पहला होता है एडिनाइलेशन अमाइनो एसिड, दूसरा स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। कि जो एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड यहाँ पे बनेगा, एडिनाइलेशन होगी, बेसिकली एडिनाइलेशन होती है, फिर वो चार्जिंग ट्रांसफर होता है, वो एडिनाइलेशन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, चार्जिंग ऑफ एमेच्योर टीआरएनए बाय अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, किसके थ्रू, जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज है, टीआरएनए लाइगेज, बेसिकली वो क्या करता है, चार्जिंग करता है, मैच्योर टीआरएनए की चार्जिंग करता है। तो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड में एटीपी जो है ऐसे अटैक कर रहे हैं। एटीपी का जो पहला फॉस्फेट है अल्फा बीटा गामा, अल्फा वाला जो इसका फॉस्फेट है यहाँ पे अटैक कर रहा है अमाइनो एसिड्स पे। जब ये अमाइनो एसिड्स पे ऐसे अटैक करेगा तो होगा, बनेगा एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड्स। कौन सा बनेगा, एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड्स बनेगा। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो पायरोफॉस्फेट है, 2 जो फॉस्फेट है ये पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है हमारा एटीपी का जो इतना पोर्शन है यहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है, तो ये हो जाता है एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड्स। तो एडिनाइल एसिड फर्स्ट स्टेप है एडिनाइल एसिड का अमाइनो एसिड्स का बनना। तो एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड में अब क्या कहते हैं, एडिनाइलेशन होगा, अमाइनो एसिड का एडिनाइलेशन है, मतलब यहाँ पर अब टीआरएनए जुड़ेगा, ठीक है। चार्ज टीआरएनए कैसे बनता है उसका ये स्टेप है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने पूरा वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखिए एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड, जो एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड है, इसमें क्या है, इसमें है एटीपी है और इसमें अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड तो ये रहा है, देखिए ये रहा अमाइनो एसिड्स है ना, ये जो अमाइनो एसिड है। और एटीपी कहाँ है, एटीपी की है, एटीपी का और ये फॉस्फेट ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, ये सारा एटीपी है। एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड्स को बता रहा हूँ मैं। एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड में 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक है अमाइनो एसिड, इतना सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ये हमने कॉमन अमाइनो एसिड जो स्टार्टिंग होती है अमाइनो एसिड की, अमाइनो ग्रुप इसमें है, देखिए एक सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, इतना सा। ये जो मेन एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे दिखाया है मैंने, लिखा हुआ है। तो एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड ये है और इसमें जुड़ रहा है ये एटीपी इसमें जुड़ रहा है। तो ऐसे ये क्या कहते हैं पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखा ही था कैसे एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड बनता है। फिर इसमें एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड में अटैक करता है टीआरएनए में अटैक करता है। टीआरएनए कुछ इस प्रकार का होता है, पूरा स्ट्रक्चर्स है, ऐसे थोड़ी ना ये आरएनए का इसमें स्ट्रक्चर है। 3' एंड से ये क्या कहते हैं यहाँ पे अटैक कर रहा है। जब ये ऐसे अटैक करेगा तो ये जो चीज़ है हमारा AMP
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी तो ये होता है, एटीपी एटीपी में क्या होता है, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होता है ना एटीपी, ये है मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट जो है ये निकल जाएगा, इतना पोर्शन जो निकल जाएगा, और ये टीआरएनए जो है वो यहाँ जाकर ऐसे 3-OH की मदद से ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा इसके सी टर्मिनल पे, तो ऐसे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ हो गया बेसिकली। अगर ये हटा दें हम, ये हटा दें, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों और ये दोनों ऐसे केमिकली ऐसे जुड़ गए और ये चार्ज टीआरएनए ऐसे बन गया, और एक जो बाय प्रोडक्ट बना वो है हमारा एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। पहला था ये एडिनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरी है ट्रांसफर ऑफ एडिनाइजेशन एसिड टू आरएनए। क्या हुआ, देखिए ट्रांसफर देख लिया ना हमने, ये देखिए एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड जो है उसका ट्रांसफर यहाँ पे दिखाया गया है, ट्रांसफर एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। जो एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड है उसका ट्रांसफर टीआरएनए में, ये देखिए ऐसे ट्रांसफर हो रहा है ना, एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड का ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज टीआरएनए जो है यहाँ पर देखिए बन रहा है। ठीक है, चार्ज टीआरएनए बन गया, तो ये ऐसे हमारा चार्ज टीआरएनए है, इसको हमें बनाना होता है। हमें आगे हम चार्ज टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे चार्ज टीआरएनए में कैसे आगे काम होता है और कैसे आगे का प्रोसेस होता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं, उसको पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरिया, 19 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक एब्सेंट होता है। टीआरएनए सिंथेज से बनते हैं 19 अमाइनो एसिड, एक एब्सेंट होता है। ये ग्लूटामिन अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज से बनते हैं। किससे, ग्लूटामिन अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज से बनता है। बिकॉज ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटामिन सिंथेज के द्वारा ग्लूटामाइन में बदलता है, एटीपी की ये यूज़ लेता है और अमीनो का ये यूज़ लेता है। अनदर एक्सेप्शन, और दूसरे एक्सेप्शन का क्या मतलब है, दूसरे एक्सेप्शन का मतलब ये है कि 21st अमाइनो एसिड जो है यूजीए प्रेजेंट इन एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी एंजाइम्स। कई सारी एक्टिव साइट्स जो होती है एंजाइम्स की, वहाँ पर 21st अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, यूजीए जो है वो है ना वहाँ पे प्रेजेंट, जैसे यूजीए 21st अमाइनो एसिड यूजीए है, उसका सीक्वेंस वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूजीए प्रेजेंट इन एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी अमाइनो एंजाइम्स। एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन सिंथेस इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे डिफरेंट कोड्स दे रखी है, यूनिवर्सल मीनिंग उसका क्या है और ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या मीनिंग है। यूजीए का यूनिवर्सल मीनिंग है स्टॉप होना, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका है ट्रिप्टोफैन बनाना। यूजीए का है आर्जिनिन बनाना, और ह्यूमन के केस में है इसका क्या करना, ह्यूमन के केस में है स्टॉप, ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में है स्टॉप करना। और यूनिवर्सल एजीजी का मतलब है ये आर्जिनिन बनाना, और ये इसका स्टॉप है, ह्यूमन के केस में स्टॉप है, ह्यूमन की माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप है। ए यू ए आइसोल्यूसिन बनाता है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया केस में मेथियोनिन ये बनाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है छोटा सा कि है ना, यूजीए का तो आपको याद रखना है कि क्या है, ये स्टॉप करता है बेसिकली है ना, और इसमें यहाँ पे ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाता है, टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन बनाता है। 21 अमाइनो एसिड जो हैं वो देखने को मिलते हैं, 32 टीआरएनए एंड 32 टीआरएनए होते हैं, और 61 कोडॉन होते हैं। वाई वुबल हिपोथेसिस, वाई इसी वजह से क्या कहते हैं, वुबल हिपोथेसिस जो है वो देखने को हमारे को मिलती है, क्योंकि वुबल हिपोथेसिस में क्या होता है ना, उसमें एक जो है जैसे यहाँ पे है, जैसे ग्वानिन है वो यू को भी कोड कर रहा है और ये इसको भी कोड कर रहा है। 25 अमाइनो एसिड से इतने सारे क्यों कैसे बना रहे, 25 अमाइनो एसिड तो 21 ही टीआरएनए होने चाहिए थे, 21 ही कोडॉन होने चाहिए थे, है ना। तो इसलिए वुबल हाइपोथेसिस हमें ये समझने में मदद करती है कि 21 अमाइनो एसिड बेशक है, बट इसके जो 32 जो है वो टीआरएनए है, और कैसे 61 कोडॉन है, क्योंकि आपस में जो 21 अमाइनो एसिड्स हैं वो और एक ही अमाइनो एसिड 2-3 चीज़ों को भी कोड कर रहा है, ये मतलब इससे हमारा निकल के आया वुबल हाइपोथेसिस ना, मैं ये समझाया। यहाँ पे एक वुबल हाइपोथेसिस का एक मैं छोटा सा चार्ट बनाया है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। एंटी कोडॉन फर्स्ट पोजीशन पे, कोडॉन थर्ड पोजीशन पे। एंटी कोडॉन कहाँ पे होता है, फर्स्ट पोजीशन पे, कोडॉन होता है थर्ड पोजीशन पे। तो 5-3 एंटी कोडॉन है, 3-5 कोडॉन है, ठीक है। यू जो है वो ए और जी बनाता है, अभी तो हमें पता ही है इसमें है ना, एंटी कोडॉन यू है, अगर 5 कोडॉन जो कोडॉन बन रहा है ना वो ए एडेनिन और ग्वानिन। साइटोसिन तो ग्वानिन को बनाता है, ये हमें पता ही है। एडेनिन जो है यूरासिल बनाता है ना, ऐसा है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्वानिन जो है वो यूरिडिन और ये इसको भी बनाएगा, ये जो साइटोसिन है इसको भी बनाएगा।
जी, सी और यूरेडिन को भी बनाएगा बेसिकली, है ना। आइनोसिन रिजेंबल जी, जी की तरह रिजेंबल करता है। किसको इसको बनाता है, यू को बनाता है, सी को बनाता है, ए को बनाता है। तो इसी वजह से ये क्यों देखिए एक जो ये है न्यूक्लियोटाइड, ये कितने सारे को बना रहा है। इसलिए हमारे पास 61 कोडॉन देखने को मिलते हैं और 32 अमीनो एसिड मिलते हैं और 21 अमीनो एसिड ही है पर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको एक गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा स्टेप्स हैं, क्या-क्या इसमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं, है ना? जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, तो इसमें 3 स्टेप्स देखनी है। बिल्कुल ही डिस्क्रीट वे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इसमें ऐसा कुछ मैंने थ्योरी ऐड नहीं करी है। बिल्कुल ऐसा घुमा-फिरा के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो आप जैसे-जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे आप दिमाग में रिकॉल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है? स्टेप्स यहाँ पे क्या है? इनिशिएशन है, इलॉन्गेशन है, टर्मिनेशन है। इनिशिएशन फैक्टर्स कौन से? 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली ये जो है, हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो IF1, IF2, IF3 3 यहाँ पर हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर है, IF1, IF2, IF3। अब यहाँ पे देखिए, एक 50S सब यूनिट है, एक है 30S सब यूनिट है। तो यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, एक होता है E साइड, एक होता है P साइड, एक होता है A साइड। इसकी 50, ये इसकी 50 सब यूनिट और ये है इसकी 30 सब यूनिट। टोटल ये 70S सब यूनिट का बना हुआ है। यहाँ पर 30S सब यूनिट पे जो है, पहले तो इसका ये डिसोसिएशन होगा 30 से 50 में टूट जाएगा। IF3 जब बाइंड करेगा, IF3 यहाँ पे बाइंड करता है, सबसे पहले IF3 बाइंड करता है। तो IF3 30S सब यूनिट में यहाँ पे बाइंड करता है। IF3 क्या करता है, IF3 इसको तोड़ देता है, 50S और 30S में इसको तोड़ देता है, 2 सब यूनिट्स में इसको तोड़ देता है। फिर क्या होगा, फिर आया IF1। IF1 पे जो IF3 है वो E साइड पे बाइंड करा था, ठीक है। और IF1 है वो A साइड में बाइंड करेगा, A साइड में यहाँ पे IF1 बाइंड करेगा। लार्ज सब यूनिट टू बाइंड, लार्ज सब यूनिट जो है वो E साइड में बाइंड करती है। IF2 फिर हमने भेजा, IF2 जो है और किसके साथ आया, फॉर्माइल मिथ्योनिन चार्ज, फॉर्माइल मिथ्योनिन इसमें जुड़ा आया। चार्ज टीआरएन जो हमने ये चार्जिंग करी है, बेसिकली ये चार्ज टीआरएन हमें, इसका पर्पस यही है, हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो चार्जिंग हमने की थी वो फिर वो चार्ज होके वो आ रहे थे और यहाँ पे जुड़ रहे थे। जब ये चार्ज होगी तभी यहाँ पे आगे जुड़ेगा, बिना चार्जिंग के यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। तो फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है, प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन भी इसमें जुड़ा रहता है चार्ज टीआरएनए में। तो देखिए IF2 यहाँ पे जुड़ा, A साइड में IF1 जुड़ा, P पे जुड़ा IF2, E पे जुड़ा IF3। जैसे 3 पढ़े ना, IF1 2 3, तो ऐसे यहाँ पे आके फिर वो जुड़ गए हैं। A वाला जो है, वो IF1 जो है उसके बाद GTP होता है, GTP की एक्टिविटी वो करता है। IF2 उसको GTP की एक्टिविटी करवाता है बेसिकली। तो वो कैसे करवाएगा, ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसकी 30S सब यूनिट है ना, ये छोटे वाली कौन सी है, 30S सब यूनिट है। तो तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये उसमें 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या है। IF1 है, IF2 है, IF3 है। IF1 A में लगा है, P पे लगा है IF2 और E पे लगा है IF3। तो IF2 जो है वो GTP को इंटरेक्ट कर रहा है और इससे इंटरेक्ट करके इसकी क्या कर रहा है, इसको GTP को, इसकी एक्टिविटी जो है, GTP की जो एक्टिविटी है, तभी तो जब GTP एक्टिविटी होगी यहाँ पे तभी एनर्जी मिलेगी इसको और आगे का प्रोसेस तभी होगा, है ना। तो IF3 फिर यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, फिर इसका काम खत्म हो गया तो ये रिलीज़ हो गया। SOS और mRNA जो है यहाँ पे आके बाइंड करेगा, SOS यहाँ पे बाइंड करेगा और mRNA फिर जो है वो ऐसे यहाँ पे जो FMET है, जो मिथ्योनिन है, FMET फॉर्माइल मिथ्योनिन। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, IF2 जो है वो इसकी GTP की एक्टिविटी को करवा रहा है। हाँ, GTP की एक्टिविटी को करवा रहा है IF2। तो बेसिकली यहाँ पे IF2 देखिए हाइड्रोलिसिस यहाँ पे देखने को मिल रही है। IF2 की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो GTP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोलिसिस हो रही है इसकी, तो ये GTP में कन्वर्ट हो रहा है, बट एनर्जी मिल रही है बेसिकली इसको। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारे नोट्स बहुत अच्छे से मैंने बनाए हुए हैं, तो आप जल्दी से ऋषभ लाइफ साइंसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो अब देखिए क्या है, अब क्या होगा, अब हमारा जो है IF2 जो है, IF2 पे जो फॉर्माइल मिथ्योनिन जो लगा था, फॉर्माइल मिथ्योनिन देखिए वो अभी भी लगा ही हुआ है। और क्या हो रहा है बेसिकली, जो IF1 है,
IF1 जो है वो ऐसे, देखिए यहाँ पे IF1 लगा हुआ है, ये GDP में कन्वर्ट हो चुका है। जब फिर क्या होगा, डिकोडिंग सेंटर ऑफ 16S RNA टू स्मॉल सब यूनिट इंटरेक्ट विद माइनर ग्रुप ऑफ एंटीकोडॉन। तो ये जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो माइनर ग्रुप से, एंटीकोडॉन के माइनर ग्रुप से इंटरेक्ट करती है। 16S RNA, 16S RNA अभी अभी हमने पढ़ा ना, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसमें 16S RNA चाइल्ड आर्गेनो सीक्वेंस होता है, 16S RNA उसमें डिकोड होता है। अब क्या होगा, IF1 और IF3 जो है वो भी निकल जाएंगे, IF1 और IF2 जो है वो भी हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, है ना, निकल जाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, पी सब यूनिट पे देखिए, अब फॉर्मेल मिथुन जो TRNA जो लगा हुआ है, TRNA जो लगा है, अब ये इसमें रहेगा। IF1 यहाँ से हट गया, अब IF1 भी हट गया, IF2 भी हट गया, दोनों चीज़ें ही हट गई हैं। अब हमारे पास ये इस क्या रहा बचा है, एक हमारे पास जो है दो चीज़ें बची है। पहले तो 30 सब यूनिट थी ना, फिर इसमें हमारे पास 50S सब यूनिट भी आ गई थी। सॉरी, SOS नहीं है वो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर ये 50S सब यूनिट है, सॉरी 30S के बाद है ना, फिर इसमें 50S सब यूनिट यहाँ पे डाल ली है। सॉरी, मैंने SOS बोला था, गलती से मैंने बोल दिया थोड़ा, है ना। ये 50S सब यूनिट देखिए, ये पूरी 50S सब यूनिट आ गई, फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिला 50S, ये 50S है, 50S सब यूनिट आई और फिर ऐसे आगे का काम देखने को मिला है। आगे का काम क्या है, 50S सब यूनिट इसमें जुड़ी हुई है, और फिर IF1 और IF2 भी हट जाएंगे, है ना, IF2 ये भी रिलीज़ हो गए, है ना। mRNA से लगा हुआ है, mRNA जब लगेगा, अब देखिए, अब जब mRNA यहाँ पे लगा है, mRNA की स्क्रिप्ट लगी है, तो ये ट्रांसलेट होती रहेगी। अब ये mRNA की स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ये ट्रांसलेट होती रहेगी, इसमें से जुड़ते जाएंगे, जो लोग जुड़ते जाएंगे, और इलोंगेशन भी हम पढ़ेंगे, फिर हमारा पूरा प्रोसेस हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप देख लीजिए, इसमें 30S सब यूनिट है, ये 30S सब यूनिट है ना, और 50S सब यूनिट भी इसमें जुड़ी हुई है, तो 50S भी इसमें है। और क्या है इसमें, है TRN फॉर्माइल मिथ्योनिन वाला TRN इसमें प्रेजेंट है, AUG सीक्वेंस, है ना। तो इसको बोलते हैं 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पहले बना 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अब बना है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये दो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गए। अब होगी हमारे पास इलोंगेशन का जो है वो फैक्टर होता है, एक प्रेजेंट होता है, इलोंगेशन का फैक्टर होता है। वो कौन सा फैक्टर होता है, वो होता है EFTU, इलोंगेशन फैक्टर। इसका ये क्या करवाता है, ये करेक्ट अमाइनो एसिड जो है TRNA की साइट पर, TRNA का जो अमाइनो एसिड जो है, करेक्ट अमाइनो एसिड जो है TRNA पे ये लगाता है टू द साइट, ब्रिंग अमाइनो एसिड चेंज एट ए साइट पे जो है क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, ठीक है। ब्रिंग चार्ज अमाइनो एसिड्स, जो चार्ज अमाइनो एसिड्स है उनको ही ये क्या कहते हैं, ए साइट पर लेके आएगा, अनचार्ज जो है उनको नहीं लेके आएगा। वंस हाइड्रोलाइज्ड टू GDP, जब एक बार GDP से हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, तब जाके वो चार्ज DNA को लेके, चार्ज जो है, चार्ज जो हमारा कौन सा है, चार्ज जो हमारा अमाइनो एसिड है उसको ये लेके आएगा। अब 3 प्रकार के एलोंगेशन फैक्टर थे, ये था EFTU, अब एक है TFES और एक है EFG। इसके बाद ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर होता है, की एक्टिविटी होती है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, GEF, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर EFTS के पास, ठीक है। और EFTU जो है वो GTP का यूज़ करता है, बेसिकली एनर्जी GTP से लेता है। EFG जो है वो ट्रांसलोकेट करता है mRNA को, G वाला क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है mRNA को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करता है। और GTP एक्टिविटी स्टार्ट्स करेक्ट बाइंडिंग, GTP एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है और करेक्ट बाइंडिंग जो हमारे देखने को मिलती है। अब देखिए GTP एक्टिविटी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जो EFTU जो है, EFTU देखिए ये है EFTU जो है उसने क्या किया है, थर्मोस्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। EFTU है थर्मो अनस्टेबल है। इसने यहाँ पे ये क्या किया, EFTU जो है वो GTP की एक्टिविटी की वजह से इसने यहाँ पर क्या किया, इलोंगेशन का काम जो है आगे शुरू करना कर दिया। हाँ, तो इसने GTP की एक्टिविटी करी, तो और GTP की एक्टिविटी करी और क्या करा, चार्ज अमाइनो एसिड्स को लेके आना शुरू करा ए साइट्स पे। ये चार्ज अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, चार्ज अमाइनो एसिड्स के ऊपर GTP की एक्टिविटी हो रही है EFTU के द्वारा। बस आपको ये ऐसे याद रखना है, जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद EFTU की एक्टिविटी तो है कि उसको चार्ज TRNA लेके आ रहा है ए साइड पे। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये ए साइड पे आगे चार्ज TRNA, तो EFTS
टीएस जो है वो रिसाइकल करता है, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का काम यही है कि ये जीटीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सचेंज फैक्टर मैंने बताया ना, जीईएफ है वो, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है। तो टीएस वाला जो है वो दोबारा से जीटीपी बना देगा, जो यहाँ पे जीडीपी बन गया ना उसको दोबारा से वो जीटीपी बना देगा, ठीक है। वो ईएफटीएस करेगा, फिर दोबारा वो जीटीपी बनाएगा, फिर दोबारा क्या कहते हैं ईएफटीयू, दोबारा क्या कहते हैं चार्ज टीआरएन लाएगा। तो ऐसे एक साइकिल चलती रहती है, जीटीपी हटता रहता है, जीटीपी बनता रहता है, फिर जीटीपी दोबारा क्या कहते हैं जीडीपी बन जाता है, फिर जीटीपी बन जाता है। ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है जीटीपी और जीडीपी की, तो ऐसे ऐसे बनती रहती है। फिर ये नए नए यहाँ पे चार्ज टीआरएन आते रहते हैं। तो जब ये चार्ज टीआरएन यहाँ पे आ रहे हैं तब क्या होगा, रिलीज ईएफटीयू, अब फिर ईएफटीयू जो है रिलीज हो जाएगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी उसको हम बोलते हैं, 23S एक्टिविटी भी उसको बोलते हैं। पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और 23S एक्टिविटी इसको बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो एक्टिविटी देखने को मिलती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। एक अमीनो एसिड आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, इसमें ये जुड़ते जा रहे हैं। ट्रांसलेशन का मतलब यही है, ट्रांसलेशन का मतलब यही है कि mRNA की जो स्क्रिप्ट जो बनी है ट्रांसक्रिप्शन में, उसको रीड करना और आगे 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 बढ़ते जाना। तो ऐसे हमारी इसमें जो है ए साइट जो है उस पे ए साइड पे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे ऐसे बनते जाएंगे और आगे ये ट्रांसफ़र होती जाएगी। EFT-EG, अब जी का काम आ गया, जी का काम क्या आ गया, इलोंगेशन। TU का देख लिया, TU जो है चार्ज अमीनो एसिड लेके आया है ना। फिर उसके बाद TS ने क्या किया, TS ने दोबारा रिसाइकल कर लिया, GTP दोबारा बन गया। फिर अब काम है EFG का इलोंगेशन फैक्टर जी है, इसका काम है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन देखते हैं कैसे होती है। ये जो EFG है, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन बाइंड टू राइबोसोम्स एंड अमीनो एसिड्स बाइंड टू राइबोसोम्स और ए साइड पे ये EG वाला जो पोर्शन है वो बाइंड करेगा, और GTP हाइड्रोलाइसिस टू GTP की हाइड्रोलाइसिस को एनर्जी मिलेगी GTP हाइड्रोलाइसिस से, और ए को शिफ्ट करेगा पी साइड पे, ऐसे फिर ए को पी साइड पे शिफ्ट करेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और पूरी चेन जो है वो हमारी बनती जाएगी। इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। ए साइड पे ये EFG लगा राइबोसोम में, फिर ए साइड पे लगा, ये पूरा राइबोसोम है, 50 और 30 सब यूनिट है ना उसके, ये राइबोसोम्स हैं। तो अब ये क्या करता है, राइबोसोम्स को लेके आता है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ये लेके आ रहा है ना, ऐसे लेके आ रहा है, और यहाँ से उसको ए से उसको पी में ट्रांसफ़र करा रहा है, ए से शिफ्ट करा रहा है पी पे। तो इसका जी करवा रहा है, EFG करवा रहा है, जी वाला है ना ये करवाता है, इसको ट्रांसलोकेट कराता है, इसको बोलता है ट्रांसलोकेशन। ए से पी में जाना ट्रांसलोकेशन। कंटिन्यू टिल स्टॉप कोडन जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये काम जो है होता रहेगा, चेन जो है लंबी बनती रहेगी, लीड्स टू जब स्टॉप कोडन आ जाएगा तब टर्मिनेशन देखने को हमारे को मिलेगा। अब देखिए क्या है टर्मिनेशन की बात, अब हम कर लेते हैं। इलॉन्गेशन में कर लिया है ना, अब है टर्मिनेशन की बात। अब टर्मिनेशन कैसा होगा, जब हमारे पास क्या कहते हैं स्टॉप कोडन आएगा ना, तब टर्मिनेशन का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। स्टॉप कोडन जब आएगा तो क्या हो रहा है, देखिए जब कंटिन्यू टिल स्टॉप कोडन, जब स्टॉप कोडन आएगा तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा और लीड टू टर्मिनेशन। जब स्टॉप कोडन आएगा तब टर्मिनेशन होगी। टर्मिनेशन फैक्टर्स कौन कौन से, एक है RF1, RF3 और RRF। RF3 और RRF, ये 3 टर्मिनेशन फैक्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी साइड पर जो है पूरी एक लंबी चेन बन गई है, ये किसकी, ये है पूरी जो चेन बनी है, ये जो है अमाइनो एसिड जो आ रहे हैं ना, अमाइनो एसिड जो है ट्रांसलेशन में है ना, mRNA जो है mRNA की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, mRNA की स्क्रिप्ट पढ़ के आगे के जो है अमाइनो एसिड जो आ रहे हैं इसमें जुड़ रहे हैं, फिर अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो पूरा सेंट्रल डॉगमा जो हमारा फिर कंप्लीट होता है ना, पूरा सेंट्रल डॉगमा होता है जो पूरा, वैसा हमारा प्रोसेस पूरा चलता है। पूरा ट्रांसलेशन की एंड में होते हमारे पास जो है वो प्रोटीन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी जो टर्मिनेशन जो है इसका अब हम वो देख लेते हैं। तो ये पूरा ऐसा एक चेन बन रही है,
चेन बन रही है तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये देखिए स्टॉप कॉर्डन जो आ जाएगा ए साइड पर, जब स्टॉप कॉर्डन रीच कर देगा, स्टॉप कॉर्डन रीच ए साइड, तो ए साइड पे यहाँ पे ए साइड पे, तो RF1 बॉन्ड बाइंड करेगा ए से, ए RF1 जो RF1 हमें पड़ा, ये ए से बाइंड करेगा, ए से जब ये बाइंड करेगा रिलीज करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन को, ये रिलीज करेगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको ये रिलीज कर देगा, जो चेन बनी है इसको ये रिलीज कर देगा, है ना। ऐसे RF2 UAA, RF1 ने क्या किया, रिकोगनाइज UGA एंड UAA, सॉरी अभी क्या कहते हैं, रिलीज तो हुआ नहीं है, अभी रिलीज नहीं हुआ। ऐसे RF1 इस पे जुड़ा है, RF1 कहते ए साइड पे जुड़ा है, और GGQ ग्लाइसिन ग्लूटामेट, ये एक GGQ भी इसमें से जुड़ता है, फैक्टर है ये भी एक प्रकार का। अब रिलीज ट्रिगर व्हेन RF, अब पहले तो ये जुड़ा, जब RF3 यहाँ पे GDP बाउंड स्टेट पे जुड़ेगा तब क्या कहते हैं रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आगे काम देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे काम यहाँ पे क्या हो रहा है, जब RF3 जो है, RF3 पे ये जुड़ गया, RF3 GDP से कन्वर्ट कर रहा है GTP में इसको कन्वर्ट कर रहा है, RF3 GTP में इसको कन्वर्ट कर रहा है। RF1 के पास क्या है, GGQ, इसके पास है GGQ। फिर RF3 जब यहाँ पे आएगा, तो RF3 जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, RF3 ने क्या किया, mRNA को निकाल दिया, mRNA को यहाँ से निकाल दिया। RF3 की आने की देरी थी, फिर सारा काम हमारा होना शुरू हो गया। देखिए mRNA जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, और पूरा जितना कुछ ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, ये सारा खंडित हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए RF3 जो mRNA वो यहाँ से निकल गया, ये जो चेन हमारी बनी थी अमीनो एसिड्स की, ये ऊपर को निकल जाएगी। तो पूरा आगे का प्रोसेस देखते हैं, आगे का जो डायग्राम है ये देखते हैं। इसमें इस डायग्राम में क्या मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए सब कुछ अलग कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे आर देखिए ये अलग हो गया है। फिर क्या हुआ, ये देखिए अलग हो गया, GGQ अलग हो गया। एक्टिवेट पेप्टाइड ट्रांसफर सेंटर, पेप्टाइड ट्रांसफर सेंटर है उसको एक्टिवेट करता है, बस इसका एक रोल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। RF3 जो है रिलीज हो गया, फिर RF3 रिलीज हो गया, इस सबको गायब करके RF3 भी चला गया, RF3 भी चला गया, और ये सब भी निकलना शुरू हो गए। फिर जब ये देखिए पूरा ये चेन जो है वो निकल गई, EPA RRF जो G वाला है, G वाला जो पोर्शन है, जो EFG जो था, EFG में RRF जो है वो लगेगा, फिर RRF आएगा। पहले आया RF1, फिर आया RF3 जब आया फिर उसने ये सब निकाल दिया, फिर RF3 के बाद RRF आया। RRF का जो ये काम क्या है, RRF जो है वो देखिए RRF यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ GDP की प्रेजेंस पे, और EFG की प्रेजेंस पे, जो EFG की प्रेजेंस ऑफ GDP एंड EFG, RF रिलीजेस अनचार्ज tRNA, जो अनचार्ज tRNA है उसको ये रिलीज करता है। बेसिकली ये tRNA जो है उसको रिसाइकल कर रहा है, tRNA को साइकिल कर रहा है RRF हमारे को ये तो मिल गया। फिर इसके बाद फैक्टर का क्या काम है, RRF का काम यही है कि इन प्रेजेंस ऑफ GDP EFG RRF रिलीजेस अनचार्ज जो अनचार्ज tRNA है ना, उसको निकालना, उसको हटाना, वहाँ से tRNA को हटाना। फिर tRNA जब यहाँ से हटेगा फिर उसको दोबारा से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि पहले वो चार्ज हुआ, tRNA पहले चार्ज हुआ, फिर यहाँ से वो अब अनचार्ज हो गया है ना। उसका जो पोर्शंस हैं उसका जो ना, जो चार्जिंग जो हुई थी उसका जो मकसद है वो कंप्लीट हो गया। फिर एक बार जब मकसद कंप्लीट होगा तो दोबारा चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसलिए उसको RRF है उसको सही सलामत अनचार्ज DNA को रिलीज करता है और साइड करता है। फिर देखिए यहाँ पे RRF ये जुड़ता हुआ दिखाया है मैंने ना, इसे पूरे दिखाया है। फाइनली IF3 जो है, IF3 जो है वो क्या होगा, बाइंड टू G, इससे बाइंड करेगा। IF3 जो था ये वाला IF3 हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, है ना। देखिए इनिशिएशन फैक्टर था IF3। फिर फाइनली जो IF3 इसमें हम आएगा तो बाइंड करेगा 30S सब यूनिट के साथ, ऐसे 30S सब यूनिट के साथ IF3 बाइंड कर, मतलब ये एक प्रकार से दोबारा का प्रोसेस शुरू हो गया है। जो स्टार्टिंग में जैसा हुआ था, सबसे पहले क्या होता है 30S के साथ IF3 जुड़ता है ना, वैसे ही एक बार जो चीज़ पूरी ख़त्म हो रही है दोबारा भी तो शुरू हो रही है। फिर देखिए IF इसके बाद जुड़ा हुआ है E के साथ, फिर वही नई साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी, है ना। ऐसे पूरी ही साइकिल जो है वो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की ये साइकिल पूरी चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे IF3 रह गया और E रह गया, जैसा
टर्मिनेशन के बाद ऐसा हो जाएगा, मतलब ये है। ये कहने का मतलब है फाइनली फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अलग-अलग हो जाएँगे, फिर फाइनली IF3 दोबारा इनिशिएशन कैसे होगी? दोबारा इनिशिएशन जो ई साइड पे IF3 जुड़ेगा और फिर वही प्रोसेस फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। पूरे एक साइक्लिक मैनर में ये पूरा हमारा प्रोसेस जो है वो देखने को हमारे को मिलता है। आज के लिए फ्रेंड्स हम अभी इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम ये सारा जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म कर लेंगे। इसका रेगुलेशन का पार्ट देखेंगे और जो हम ये पढ़ रहे हैं थोड़ी सी रिवीजन का थोड़ा सा ही बस ये टॉपिक बचा है। पूरा हमारा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिवीजन जो मैंने बेसिकली अभी करवाई है, इतना भी आप अगर अच्छे से कर लेंगे ना, 5-6 बार इसकी रिवीजन कर लेंगे तो आपका क्या कहते हैं, आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम जब इतनी बार अगर हम रिवीजन करते हैं, हमारे कोई सारे फंडामेंटल जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे दिमाग में हो जाएंगे। फिर तो बाकी PYQ से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई नई लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें वहीं से पता लगता है, जो नई PYQ की प्रैक्टिस होती है। अब देखते हैं इसके कल की क्लास और है, फिर उसके बाद हमें और भी क्लासेस लेके आऊँगा। देखते हैं अब नया यूनिट कौन सा लेके आऊँगा, आपको कल परसों तक पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपने ओल्ड क्लासेस नहीं देखी हैं, कम से कम बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, कम से कम 3-4, हाँ 2 से 3-4 घंटे की क्लासेस तो मैंने ले ली। आधे-आधे घंटा कर करके 3-4 घंटे तो हो ही गए हैं। इतना सारा रिवीजन के हिसाब से तो इतनी टाइम की क्लासेस बहुत सारी हो गई हैं। बेसिकली आपको वो लगानी पड़ेगी क्लासेस, है ना? आपको एक बार में अगर समझ नहीं आएगा, न्यू कमर को तो अच्छे समझ नहीं आएगा, बट अगर वो बार-बार इसको पढ़ लेगा ना, तो बार-बार देख के इसको लेक्चर को देख के पढ़ेगा तो उसको अच्छे समझ आ जाएगा। तो आप भी रिवीजन करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है? बाय फ्रेंड्स, बाय स्टूडेंट्स, मिलेंगे किसी क्लास में। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।